नमस्कार। बहुत समय बाद ये देखने को मिला है कि इज़राइल को कोई बराबरी की टक्कर दे रहा है। बहुत समय बाद ये देखने को मिला है कि इज़राइल को संघर्ष करना पड़ रहा है। बहुत समय बाद ये देखने को मिला है जब कोई इज़राइल की राजधानी पर बम बरसा रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईरान और इज़राइल की वॉर की। ईरान आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। अब क्या होगा? मिडिल ईस्ट की इन सिचुएशंस को समझाने के लिए आज हमारे साथ हुसैन वाहिद जी हैं। हुसैन वाहिद जी से बात करेंगे। कैसे हैं आप हुसैन जी? वेलकम वाहिद साहब। जी मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर वाहिद हैविंग साहब, मी हम ऑन द लोग बात प्रोग्राम। करेंगे इजराइल ईरान संघर्ष पर, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताइए कि आपका, हमने सुना कि ईरान से नाता रहा है, आखिर आपका मिडिल ईस्ट से क्या रिश्ता है उसके बारे में पहले बताइए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ईरान इजराइल संघर्ष के बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, ईरान तो मेरी मदर जो है वो ईरानियन थी अच्छा। और वैसे रही इंडिया में, इंडो ईरानियन थी यू कैन से। और अपनी लाइफ के लास्ट 5-6 साल वो ईरान में ही थी। और वहाँ का एक संगठन है, वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक प्रोपोगेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो कई सारे पब्लिकेशंस निकालता था और जो उस वक्त रेवोल्यूशन के बाद सबसे प्रेस्टिजियस जर्नल वहाँ से निकलता था, अत तौहीद के नाम से, इंग्लिश में। हम्म। उसका वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में भी बहुत इंतजार रहता था, क्वार्टरली जर्नल था। हम्म। उसमें वो काम करती थी एज ट्रांसलेटर। जो मेरे मामा, जो आज भी ईरान में ही रहते हैं, कुम में, अली कुली कराई, वो उसके एडिटर थे। मेरे फादर ने भी वहाँ काम किया 3 साल। मेरे अच्छा। फादर फिलोसफी के प्रोफेसर थे और बड़े क्रिटिक थे उर्दू के, और पोएट भी थे। तो उन्होंने वहाँ काम किया, तो वहाँ से मेरा रिश्ता रहा है। 86 में मैं पहली बार गया था। उसके बाद अब मुझे गिनती तो याद नहीं कितनी बार गया, मेरे ख्याल में 25-30 बार में ईरान मेरा अलग अलग तरह से जाना रहा है। हम्म। और मैं स्टूडेंट लीडर था, यूनियन का प्रेसिडेंट था, फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा जनता दल में, फिर मैंने समता पार्टी की यूथ विंग को हेड किया। तो उस पूरे अच्छा। पीरियड में 90s में, जी मैं नेशनल प्रेसिडेंट था। बीच में एक साल आनंद मोहन जी थे, फिर उनको हटाया तो फिर मैं रहा। तो उस पूरे पीरियड में मैंने 90 से लेके 2010 तक बहुत हम्म। एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है मिडल ईस्ट में। अलग अलग संगठनों के साथ हम लोग जुड़े रहे, इंटरनेशनल अच्छा, यूनियन ऑफ आपकी सोशलिस्ट। मदर की डेथ हुई थी विमान क्रैश में, वो किस्सा क्या था? जरा मैं चाहूंगी कि आप बताएं। वो 88 में जब ईरान इराक वॉर चल रही थी और ईरान के ऊपर दबाव था जंग रोकने के लिए, और वो शायद हाँ हाँ। इसीलिए था कि ईरान जो है वो, उसने, वो टिका रहा पूरी दुनिया की मदद के बाद भी। इराक के साथ होने के बाद भी हम्म। वो टिका रहा। और उसके बाद जब वो एडवांस करने लगा वॉर के अंदर, मतलब तेजी से एडवांसेस करने लगा और बढ़ने लगा, जब बढ़त हासिल करने लगा, तो दुनिया भर का दबाव बना उस जंग को रोकने के लिए। लेकिन अच्छा। ईरानियन लीडरशिप शायद नहीं मान रही थी। तो ये एक पैसेंजर प्लेन था जिससे मेरी मदर इंडिया आने के लिए, उन्होंने बंदर अब्बास से दुबई की फ्लाइट ली थी, ईरान एयर की। ओ। और वो फ्लाइट बहुत छोटी फ्लाइट होती है, 15 मिनट की, जो हम्म। नेकेड आई से देखा जा सकता है। वो पूरी हाइट भी गेन नहीं करती और टेक ऑफ के बाद लैंडिंग के लिए उतरने लगती है। उस हम्म। फ्लाइट को जो है वो यूएसएस विंसेनेस एक वॉरशिप था, उसने दो उस पर मिसाइल हिट किए थे। राइट। और हाँ। लोगों ने वहाँ बीच में जो आइलैंड्स हैं, किश्म और हंगाम, वहाँ पे लोगों ने उस प्लेन को हिट होते हुए देखा, प्लेन को हवा में बिखरते हुए देखा, और हम्म। पैसेंजर्स और सामान को समंदर के अंदर बिखरते हुए देखा। ये अच्छा, चलिए। 88 का वाकया है, जुलाई जी, 88। क्या ये कहा जा सकता है कि जो हम इस वक्त पर हालात देख रहे हैं कि ईरान जबरदस्त हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर, ये मैंने अपनी शुरुआत में ही कहा कि ये पहली बार है जब इसराइल को कोई टक्कर, आप एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इसराइल ने ईरान की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगाया था? हाँ, ये इजराइल ने ही नहीं, दुनिया ही शायद ठीक से ईरान को उस तरह समझ नहीं पाती या असेस नहीं कर पाती। मैं हम्म। आपको फिर एक बार, 91 में जब गल्फ वॉर चल रही थी, हम्म। तो श्री जॉर्ज फर्नांडिस को लेके मैं ईरान गया था। अच्छा। वहाँ के एनिवर्सरी, ये रेवोल्यूशन के एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में, तो उस हम्म। वक्त उन लोगों ने हमको सबको वहाँ ले गए थे, जो उनका जो ग्रेवयार्ड है बहिश्ते जहरा के नाम से। वो काफ़ी बड़ा, उसमें उस वक्त
मेरे ख्याल में 2 मिलियन के करीब ग्रेव्स थी, और एवरेज एज उसका कब्रिस्तान की जो है 22 से 25 साल रही हो। और उनका तरीका यह है कि जो मरता है, शहीद जो होता है, उसका फोटो लगाते हैं कब्र पे। हम्म। तो उसे देखने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस जैसे एक्सपीरियंस और सीजनड आदमी के ऊपर यह असर रहा कि 91 के इलेक्शन कैंपेन की हर स्पीच में वो उस कब्रिस्तान का जिक्र करते थे। मैं उसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जब आदमी वहां जाता है और देखता है तो ये समझ में आता है कि वो जो ईरानियन रेस है, वो अपने प्राइड और अपने कल्चर को बचाने के लिए जिस तरह से अपनी जान देने के लिए तैयार रहती है। और एक चीज और है कि जो शहीद होता है, जैसे मेरी माँ शहीद हुई, वो मानते थे, तो कोई आपको कंडोलेंस नहीं देता, वो आपको मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो, आपके घर में शहीद है। इस चीज को लोग शायद नहीं समझते, और इसके पीछे एक लंबा बैकग्राउंड है। वो इथोस है करबला की, जिसको ईरानियों ने जिया है, और उनके साथ उसके साथ एक हिस्ट्री और कल्चर की जो उनके अंदर प्राइड है। हम्म। शायद लोग भूल जाते हैं कि जो अच्छा, ईरान का जो वाइट एकेमेनिड साहब, एम्पायर था। जी वही सब बात ये हो रही है कि हम बहुत मैं चाह रही हूँ कि सीधे मुद्दे पर आ जाएं, क्योंकि हमारे जो स्टूडियो में हमारे पीछे तमाम लिसनर्स बैठे हैं आपके, वो बड़ा देर से आपको सुनने के लिए बैठे थे कि इजराइल ईरान वॉर पर आपका क्या स्टेटमेंट है, आप क्या कहेंगे। तो मैं सीधे उनके सवालों पर, क्योंकि उनसे ना जी इंतजार ही ठीक है। नहीं हो रहा है, इंतजार कर ही नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं कि मैडम प्लीज वो तमाम सवाल नहीं पूछे, और ठीक मैं है, बिल्कुल मजबूर ठीक हूँ है। मैं आपसे सिर्फ पूछने के बैकग्राउंड लिए, इसलिए बता रहा था कि एक वो सिलसिला है जो बिल्कुल चला आ रहा समझना है, समझाने के लिए कि आपके बिल्कुल व्यूअर्स एक समझ तरह। हाँ सकेंगे कि हाँ। हाँ हाँ। तो वो अच्छा, ये बताएं कि भाई साहब, आपको क्या लगता है कि ईरान की ताकत को कम आका इसीलिए ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है इसराइल को, क्योंकि इसराइल में तो इतना बूता नहीं है, वो जिस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, पीछे अमेरिका खड़ा है, अमेरिका के बल पे जो लड़ाई लड़ रहा है, आपको लगता है कि ईरान इतनी आसानी से हार मानेगा? ईरान, मुझे नहीं लगता कि हार मानेगा, क्योंकि हार मानने के लिए उसके हम्म पीछे, ईरान की लीडरशिप के पीछे पूरा देश खड़ा है। हम्म और वो लोग बहुत, जो उनके अंदर प्राइड है और वो है, वो हार मानेंगे नहीं। एक टिल हम्म द लास्ट मैन, दे विल फाइट टिल द हम्म। लास्ट मैन, ये लोगों को समझना चाहिए। मैं बैकग्राउंड इसीलिए बता रहा था, उसके पीछे जो उनके जो एथोस हैं जो वो कैरी करते हैं तो वो। इसराइल के पास तो खुद परमाणु बम है, वो ईरान को कहता है कि अगर ईरान, क्योंकि ये लड़ाई तो फिलिस्तीन की लड़ाई से बहुत आगे बढ़ गई है भाई साहब, बिल्कुल, अब तो बहुत इसराइल आगे बढ़। खुद कहता है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो दुनिया के लिए खतरा होगा। अरे उसके पास भी तो परमाणु बम है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ईरान अगर परमाणु बम बना लेगा तो क्या वाकई दुनिया के लिए खतरा है? देखिए ना, सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न पावर्स को जो प्रॉब्लम है मिडल ईस्ट में, जिस तरह वो चाहते हैं अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और सबसे काम ले लेते हैं, ईरान उसके लिए तैयार नहीं है अनकंडीशनल हम्म एक तरह से उनके आगे घुटने टेकने के लिए। तो वो जो ईरान का जो कैरेक्टर है उससे प्रॉब्लम है। हम्म और नेचुरली उन्होंने शायद गलत आंका या जो भी समझा, लेकिन ये लोग जो है, ये इनके अंदर जो जिद है और जो वो है सही इशू के ऊपर लड़ने की और जान देने की, हाँ। जो करबला से जो इंस्पिरेशन लेते हैं, उस चीज को वो जीते हैं रोज, रोज रोज अपनी लाइफ में जीते हैं। और अपनी हिस्ट्री को भी वो लोग रोज जीते हैं। तो वो इस लड़ाई में जो है वो, और प्रिपेयर्ड है, मुझे लगता है कि प्रिपेयर्ड है। मेरी किसी से बात हुई थी दो अच्छा। तीन महीने पहले शायद, जब ये बातचीत यूएस और ईरान की शुरू हुई है, किसी जानकार से ईरान के ही, तो उन्होंने कहा देखिए हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अल्टीमेटली लड़ाई हमारे ऊपर थोपी जाएगी, और हम उसके लिए अपने को जहां तक हो अच्छा। सकेगा पहले अवॉइड करेंगे, लेकिन होगी तो फिर हम बिल्कुल अपनी जान की परवाह किए बिना फिर हम लड़ाई करेंगे। और जो अच्छा। इसमें मैं एक चीज और कहूंगा कि ईरान का जो साइज है वो इतना बड़ा है कि ये छोटे देशों की तरह नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से भी वो 100 मिलियन है, और एरिया बहुत बड़ा हम्म है, हम्म। इसराइल से कई गुना बड़ा है। और उसके साथ उनके अंदर जो लड़ने की जो उनके अंदर जो बिल है, उसको किसी के लिए दबा पाना आसान नहीं। इसीलिए मैंने उस ग्रेवयार्ड का जिक्र किया, और इस तरह के हर शहर में वह ग्रेवयार्ड लोग जाके देख अच्छा, सकते हैं। ईरान ने इसराइल में अमेरिकी एम्बेसी पर भी हमला किया है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये आखिर क्यों किया गया? तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या संदेश है, ईरान क्या बताना चाह रहा है? अब मुझे ये, अभी तक मैंने न्यूज आज सुबह से फॉलो नहीं कर पाया था किसी उसमें, नहीं, मैं लेकिन आपको अगर बता रही हूँ भाई साहब, जी अमेरिका जी एम्बेसी पर एक जबरदस्त हमला हुआ है।
अब उसके बाद अमेरिकी एम्बेसी बंद हो गई है इजराइल में। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ईरान ये चाहता है कि खुल करके अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो, या फिर ईरान से लड़ाई लड़े ताकि चीन और रशिया ईरान के साथ खड़े हो जाएं? अब मैं इस पे के ऊपर तो अभी कमेंट नहीं कर सकता कि ईरान क्या चाहता है, लेकिन ईरान ने पहले भी, जब जनरल कासिम सुलेमानी का असैसिनेशन हुआ है उसके बाद भी अमेरिकन अड्डों पे और एम्बेसीज पे शायद अटैक किया था, इराक और दूसरे देशों पे। तो और सिर्फ यही मैसेज देने के लिए कि हम किसी की ताकत के आगे नहीं, वो मतलब उससे हम रौब में नहीं आएंगे। और वो लगातार कह रहे हैं इस बातचीत के लिए भी कि यूएस का इसमें पूरे उसमें रोल बहुत अच्छा नहीं रहा। और खासकर ये जो अटैक हुआ है उसमें ईरानियंस, बार बार ईरानियन लीडरशिप और उनके डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि यूएस का उसमें सपोर्ट है इजराइल को। वो उस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली, तो हो सकता है उन्होंने अटैक इसी उसमें किया हो। अब आगे उसके क्या रिपरकशंस होंगे ये तो इट्स मतलब मैटर ऑफ टाइम के, मतलब उसमें पता चलेगा कि किस तरह चीजें इवॉल्व होती हैं, डेवलप होती हैं। अच्छा, ये तमाम चीजें तो है। देखिए, एक बात तो है, क्योंकि अमेरिका खुद अपने दम पर अकेले इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकता, कहीं ना कहीं पर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है। इजराइल का मैं बता रही हूँ, इजराइल अकेले अपनी बलबूते उतना नहीं लड़ सकता जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का है। ईरान के साथ तो उन तमाम देशों का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर ईरान किसके बलबूते, किसके सहारे ये इतनी बड़ी फाइट कर रहा है? क्योंकि ये आसान लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अगर और बढ़ गई तो हम वर्ल्ड वॉर की तरफ, वर्ल्ड के मुहाने पर खड़े हो जाएंगे भाई साहब। ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ईरान जो है वो इस सिचुएशन को बहुत दिन से देख रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 90s से इसराइल और सबकी तरफ से ये बार बार वो किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के दहाने पे है, वर्ष पे है, बिल्कुल कभी भी ये बम बना लेगा। 90s से ये चल रहा है। तो जब से ये चल रहा है ईरान उसे डिनाई कर रहा है, और मैं उस पर यकीन करता हूँ जो वो लोग कहते हैं कि हमारे मतलब लीडर की तरफ से, लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन की तरफ से इस बात की इजाज़त नहीं है। तो वो बात सही है बिल्कुल। वो एटॉमिक एनर्जी को अपने यूजफुल पर्पसेस के यूज करने के लिए वो करना चाहते हैं, लड़ाई के लिए बिल्कुल उसे बनाना नहीं चाहते। लेकिन जब उनके ऊपर वो किया जा रहा है तो वो तैयार हैं, और उन्होंने एक फॉरवर्ड डिफेंस पहले से तैयार कर रखा है जो दुनिया ने, सबने देखा है। 2006 में भी हिजबुल्लाह से लड़ाई इसराइल ने की थी, और उसमें इसराइल काफी प्रॉब्लम में आ गया था, और सबको वेस्टर्न पावर्स को मिलकर उसे रोकना पड़ा था जंग को 35-36 दिन के बाद। तो अच्छा, अब आज ईरान को हूती क्यों चाहिए हूती हैं, परमाणु बम? हिजबुल्लाह क्योंकि है। कहते हैं कि ईरान तो इस बात पर स्टैंड लेता था कि हमारा फतवा है कुछ, और हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ऐसी भी चीजें थी। तो क्या है, ईरान क्यों अब चाहता है कि उसके पास भी परमाणु बम हो, वो भी परमाणु संपन्न देश हो? नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी भी शायद नहीं बनाना चाहते, नहीं तो वो बातचीत यूएस से करते नहीं। और यूएस से बातचीत करने में भी वो एश्योरेंसेस दे रहे थे, जहां तक मैं, जितना तो मैंने पढ़ा अगर है, जो परमाणु मैं संपन्न जानता हूँ। नहीं बनना चाहते तो फिर ये लड़ाई किस चीज की है? अब ये तो अटैक करने वाली ताकतें बताएंगी। और लेकिन ये लोग क्योंकि जहाँ समझ रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे और डिले कर रहे थे इस इवेंचुअलिटी को, तो उसके हाँ लिए हाँ। प्रिपेयर भी कर रहे थे। उन्होंने फॉरवर्ड डिफेंस जो तैयार किया था, सीरिया था, हिजबुल्ला था, इराक में उनके साथ ऑर्गेनाइजेशंस थी, और हूती थे यमन। अब ये लोग जो हैं ये अपने अपनी तरह से रेजिस्ट कर रहे थे। खुद हमास से भी शायद इनके रिश्ते थे, हमास ने खुद लीडरशिप ने भी कहा है, तो वो रहा होगा। लेकिन ये लोग क्योंकि समझ रहे थे कि एक ताकत है जो बिल्कुल अनचैलेंज सबको रौंदना चाहती है और अपने हिसाब से वो करना चाहती है, और उसके पीछे एक लंबा बैकग्राउंड